आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की के बारे में जो उम्र में बहुत छोटी पर सोच में बहुत बड़ी थी। आप में से बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इसकी कोई खबर नहीं होगी। ये कहानी है एनी फ्रैंक और उसके फैमिली की। बात है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की। तब तक एनी फ्रैंक की फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब खुश थे। लेकिन सन 1933 में हिटलर ने सत्ता संभाली और जैसे ही हिटलर ने सत्ता संभाली उन्होंने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। और हालातों को देख एनी के फादर ने नीदरलैंड जाने का फैसला किया और वो नीदरलैंड चले गए। लेकिन बाद में नाजियों ने नीदरलैंड को भी जीत लिया और फिर वहाँ भी नाजियों ने वही करना शुरू कर दिया जो वो जर्मनी में कर रहे थे। अब ऐसे हालात में उनको एम्स्टर्डम में भी छुपकर रहना पड़ा, वो भी एक बिल्डिंग में सन 1942 से सन 1944 तक। वो एक सीक्रेट जगह पर रहे जो उनके पिता ने बनाई थी, जहां उनका बिजनेस हुआ करता था। इसी जगह एनी ने अपनी डायरी लिखने की शुरुआत की थी जो उनको उनके 13वें जन्मदिन पर इनके पिता ने दी थी। इस डायरी में सन 1942 से सन 1944 के बीच उनकी ज़िंदगी में जो कुछ घटा उस सब का ब्यौरा था और आज इस जगह को सीक्रेट एनेक्स के नाम से जाना जाता है। मैं बेकार में नहीं जीना चाहती जैसे ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। उनके काम आना चाहती हूँ, उनके जीवन में खुशी लाना चाहती हूँ। मैं अपनी मौत के बाद भी जीना चाहती हूँ। मैं परेशानियों के बारे में कभी नहीं सोचती बल्कि उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी है। कुछ ऐसी सोच रखती थी एने। दुर्भाग्य से जहाँ पर वो छिपे थे वहाँ का पता किसी ने नाजियों को दे दिया और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार करके ऑश्विट्ज़ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। ये वही कैंप था जहाँ पर सभी यहूदियों को रखा जाता था। कैंप में ले जाते ही पिता को इनसे अलग कर दिया गया क्योंकि लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग कैंप में रखा जाता था। बाद में दोनों बहनों को उनकी माँ से भी अलग करके दूसरे कैंप में भेज दिया गया। यहीं पर जहरीली गैस से यहूदियों को मारा जाता था। वहाँ पहले उनकी बहन मार्गेट और कुछ दिनों बाद मात्र 15 साल की उम्र में एने की टाइफस की बीमारी से मौत हो गई। एने के परिवार में बस उनके फादर ही जिंदा बच पाए थे और जब वो कैंप से बाहर आए तो जिस परिवार ने उनकी हेल्प की थी उन्होंने वो डायरी जो उन्हें उनके घर से मिली थी उनको दे दी। शुरुआत में तो उनसे वो पढ़ी भी नहीं गई। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने इस डायरी को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं जिस बेटी को जानता था ये वो नहीं है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने ये भी कहा कि पेरेंट होने के नाते हम अपने बच्चों को बहुत कम जानते हैं। इसी डायरी को उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर सन 1947 में पब्लिश कराया जो कि डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से जानी जाती है। इस डायरी की 3 करोड़ कॉपियां बिकी और तकरीबन 70 भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। सन 1955 में इस पर एक नाटक भी बना जिसने अपार सफलता हासिल की। अब वो यहूदियों पर हुए अत्याचार का प्रतीक बन चुकी थी। एने राइटर बनना चाहती थी। उनका सपना उनके मरने के बाद पूरा हुआ और वो आज भी जिंदा है जैसा कि वो चाहती थी। उनकी डायरी से पता चलता है कि इतनी छोटी उम्र में भी वो कितनी समझदार थी। इस डायरी को उस आदमी ने भी पढ़ा जिसने इन्हें गिरफ्तार किया था। उसने ये सोचकर इसे पढ़ा था कि शायद इसमें उसका नाम भी होगा, पर उसका जिक्र इस डायरी में नहीं था। ये डायरी आज दुनिया की सबसे पावरफुल डायरी है। इस स्टोरी से हम सब एक बात ज़रूर सीख सकते हैं कि बुरे से बुरे वक्त में पॉजिटिव और खुश कैसे रहा जाए। आज हम छोटी छोटी चीज़ों से इतना दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते और हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी तक खो देते हैं। जब वो छोटी सी लड़की इतने बुरे वक्त में भी एक बेटर वर्ल्ड की कामना या अपना अच्छाई से भरोसा नहीं छोड़ सकती तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा।